एक बार की बात है, एक गांव में निशा और राहुल अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। उनका छोटा सा सुखी परिवार था और वो लोग चैन से जी रहे थे। मगर फिर एक दिन एक दुर्घटना में उनके माता पिता की मौत हो गई और उनके फूफा उन्हें अपने साथ शहर ले गए। ए जी सुनो, इधर आओ। हाँ बताओ, क्या हुआ? इन अनाथ बच्चों को यहाँ क्यों उठा लाए हो? तुम्हें ज्यादा महात्मा बनने का शौक चढ़ा है? अरे तुम कैसी बात कर रही हो? ये तुम्हारे ही भाई के बच्चे हैं। हाँ, वही भाई जो नहीं चाहता था कि मेरी आपसे शादी हो। अरे अब ये पुरानी बातें भूल जाओ और मैं कुछ काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ, तो इन बच्चों का ख्याल रखना, ठीक है? गगन ये कहकर कुछ दिनों के लिए काम से चला जाता है। इधर मोहिनी उन दोनों बच्चों को घर से निकालने की तरकीब सोचने लगती है। ए निशा, इधर आ। जी बुआ बताइए। देख, तेरे फूफा तो नहीं कह पाए, इसलिए मैं कह रही हूँ। हम इतने अमीर नहीं हैं कि तेरा और तेरे भाई का खर्चा उठा सके, इसलिए तू कुछ काम कर और पैसे कमा, वरना यहाँ से चली जा। पर बुआ मैं कैसे? मुझे कुछ नहीं पता। अगर इस घर में रहना है तो पैसे लेकर आ, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। मोहिनी ने सोचा था कि ऐसा करने से निशा घर से चली जाएगी, पर निशा को खीर बनाना आती थी, तो वो अपने घर से लाए थोड़े से पैसों से खीर का सामान लाती है और घर के बाहर ही बैठकर खीर बेचना शुरू कर देती है। दीदी, अगर आपकी खीर नहीं बिकी तो हम कहाँ जाएंगे? शुभ शुभ बोलो मेरे भाई। अरे क्या बेच रही हो? लाओ जरा चखाओ तो। जी अभी लीजिए। उसकी खीर आसपास के लोगों को बहुत पसंद आती है और वो अच्छा पैसा कमा लेती है। मोहिनी का प्लान फेल हो जाता है तो वो अगले दिन निशा की बनाई खीर में मिर्च डाल देती है, पर ये सब राहुल देख लेता है। दीदी, बुआ ने आपकी खीर में मिर्ची डाली है। क्या? रुक, मैं अभी बुआ से बात करती हूँ। निशा जाकर जब मोहिनी से ये बात कहती है तो मोहिनी गुस्सा हो जाती है। साली, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझ पर इल्जाम लगाए? निकल जा मेरे घर से। अब मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए। और मिर्च की बात कर रही थी ना तू? ये ले पकड़, ये मिर्च ही खा लेना। चल भाग यहाँ से। अरे पर बुआ। निकलती है या धक्का देके निकालूं? निशा और राहुल मिर्च लेकर घर से निकल जाते हैं। वो रोते हुए जा रहे होते हैं, तभी उनको रास्ते में एक साधु महाराज मिलते हैं। बेटी, कुछ खाने को दे दो। हमारे पास खुद कुछ नहीं है, बस ये मिर्च है, उसका क्या करेंगे आप? इसकी तो खीर बन सकती है। मिर्च की भला खीर कैसे बन सकती है? चलो मैं बताता हूँ। वो साधु महाराज ईंटों से एक चूल्हा बनाते हैं और कूड़े से आग जलाते हैं। फिर पास में पड़े एक टूटे बर्तन को लेकर उसमें मिर्च चढ़ा देते हैं। थोड़ी ही देर बाद उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। अरे ये तो सचमुच खीर बनकर तैयार हो गई। कमाल हो गया। मैं जानता हूँ कि तुम लोग किसी दुविधा से गुजर रहे हो, इसीलिए ये जादुई मिर्ची खीर तुम्हारे ही लिए है। इससे तुम अपना जीवन सुधार सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। सबसे पहले इसे आप ही खाइए साधु महाराज। हम तीनों मिलकर खाएंगे। वो तीनों मिलकर उस जादुई मिर्च खीर को खाते हैं और देखते हैं कि वो खत्म ही नहीं हो रही है। ये देखकर राहुल बहुत खुश होता है और कहता है, अरे वाह, ये खीर तो सचमुच जादुई है। ये तो खत्म ही नहीं हो रही है। हम आपका जितना धन्यवाद करें उतना कम है साधु महाराज। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि साधु महाराज वहाँ से गायब हो चुके हैं। वो दोनों लोग हाथ जोड़ते हैं। इस दौरान लोग उनकी खीर की खुशबू से वहाँ दौड़े चले आते हैं और उनकी खीर खरीदते हैं। अरे बेटा, ये खीर तो बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। कितने की बेच रही हो? मैं खीर बेच नहीं रही हूँ, मैं तो बस 100 रुपए की है। दीदी, आप भूल गई क्या? आप बेचने ही तो बैठी हैं। अच्छा हाँ हाँ हाँ, माफ कीजिएगा। ये लीजिए खीर। ये किस चीज की खीर है? मिर्च की। मिर्च की भला खीर होती है क्या? आप खाकर देखो,
ऐसा करके वो कई लोगों को खीर बेचती है। उसकी खीर खत्म होना तो दूर की बात, जरा बराबर कम तक नहीं होती। उसके पास अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं। फिर जब रात होती है तो वो कहती है, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे इतने पैसे मिल गए, पर काश मेरे पास रहने के लिए घर भी होता। दीदी, ये जादुई मिर्ची खीर है, क्या हम इससे अपना घर नहीं बना सकते? अरे हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। इसके बाद वो खीर को लेकर जमीन में फैलाना शुरू करती है, जिससे वो खीर ईंटों में परिवर्तित हो जाती है और उन ईंटों को जोड़कर वो अपना मिर्च खीर वाला घर बना लेती है। वाह दीदी, ये घर तो बड़ी आसानी से बन गया और कितना अच्छा लग रहा है। चलो घर के अंदर चलें। हाँ हाँ चलो। वो लोग जब घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। उस घर में राहुल और निशा जो भी इच्छा करते हैं वो फौरन पूरी हो जाती है। उस जादुई मिर्च खीर से बने घर में आकर उनका जीवन बदल गया था। वो लोग उस जादुई मिर्च खीर को बेचकर अमीर हो चले जाते हैं। पर ये बात जब उसकी बुआ मोहिनी को पता चलती है तो उससे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो ये लोग वहाँ मजा कर रहे हैं और मैं यहाँ गरीबी में जी रही हूँ। अभी बताती हूँ इन लोगों को। आइए बुआ जी आइए। तूने इतनी जल्दी यहाँ घर कैसे बना लिया? ये सब जादुई मिर्च खीर की वजह से हुआ है। आपने जिस मिर्च के साथ हमें घर से निकाला था, उसी मिर्च का इस्तेमाल करके एक साधु महाराज ने ये जादुई मिर्ची खीर बना दी और इस जादुई मिर्ची खीर ने हमें ये घर दिया है। अरे वाह! हाँ, और आप इस खीर से जो चाहे मांगे, ये आपकी इच्छा भी पूरी कर सकती है। अच्छा, ऐसा? मोहिनी उस खीर से अपने लिए सोना और हीरे के हार मांगती है तो वो सामने प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर मोहिनी को निशा की बातों पर पूरा यकीन हो जाता है और वो अचानक उठकर खड़ी होती है और कहती है, चल उठ फौरन, निकल इस घर से। ये अब क्या बोल रही है बुआ? बुआ, तो आप इसीलिए यहाँ आई थी? ज्यादा बकवास मत करो तुम दोनों और निकलो फौरन इस घर से। इस घर पर मेरा हक है। वो मिर्च मेरी थी तो उसकी जादुई खीर भी मेरी हुई और उससे बना ये घर भी। मोहिनी उन दोनों को धक्के मारकर घर से निकालने लगती है, पर तभी अचानक वो जादुई मिर्च खीर हवा में उड़ती है और एक चेन बनकर मोहिनी को जकड़ लेती है। उसके बाद वो मोहिनी को हवा में उड़ाने लगती है। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? बचाओ! निशा, मुझे बचा ले, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। आपके साथ यही होना चाहिए बुआ। नहीं राहुल, ऐसे नहीं बोलते। बुआ हमसे बड़ी है। जादुई मिर्च खीर मेरी बुआ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। इन्हें माफ कर दो और इन्हें छोड़ दो। निशा के ये कहते ही जादुई मिर्ची खीर मोहिनी को उठाकर घर से बाहर फेंक देती है। हाय, मैं मर गई। आज के बाद यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। बड़ा मजा आया। मोहिनी उठती है और अपने कपड़े झाड़ते हुए वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद से निशा और राहुल अपनी जादुई मिर्च खीर वाले घर में खुशी खुशी रहते हैं। मीनागढ़ गांव में मुकेश नाम का एक आदमी रहता था। मुकेश मिट्टी के बर्तन बनाया करता था और ये काम उसके पूर्वज वर्षों से करते आ रहे थे। जैसे ही मुकेश दुकान खोलता था, उसके दादाजी भी दुकान पर आकर बैठते थे और मुकेश की मदद किया करते थे। मुकेश बेटा, तू जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तब तक तेरे लिए कुछ खाने को बना देता हूँ। आप घर पर ही बैठिए, अब आपकी उम्र नहीं काम करने की, मैं कर लूँगा सब काम। अरे बेटा, तू अकेला बहुत थक जाएगा। तेरे पिताजी थे तब तो सब सही चल रहा था, मगर भगवान के मर्जी के आगे क्या चलता है। अब जब तक मैं हूँ तब तक तो कम से कम मैं तेरी मदद कर दूंगा। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मिट्टी के बर्तन बेचकर ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, मगर भगवान की कृपा से घर चल जाता था। खाने के लिए कभी कोई कमी नहीं होती थी। मुकेश के दादाजी अपने साथ हमेशा एक पोटली रखते थे जो कि बहुत ही ज्यादा गंदी दिखती थी। दादाजी, इस पोटली को फेंक क्यों नहीं देते? ये कितनी गंदी लगती है। जो भी ग्राहक आता है इसे ही देखता है। नहीं बेटा, मैं इसे नहीं फेंक सकता। ये शुरू से मेरे साथ है।
जब तक इस दुनिया में मैं रहूंगा तब तक इसे अपने पास ही रखूंगा। आपसे बहस करके कोई फायदा नहीं है, आप तो करेंगे वही जो आपका मन हो। अरे बेटा, तू नहीं समझेगा, छोड़, कोई बात नहीं, तुझे जो समझना है समझ, मगर इस पोटली को कभी फेंकने की बात मत करना। मुकेश जब भी उस गंदी पोटली को देखता अपने दादाजी को बहुत बुरा भला कह देता था। मुकेश के दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी। दादाजी, अब आप दुकान पर आना बंद कर दीजिए, घर पर रहिए और आराम करिए। आपकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब हो जा रही है। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, तू अकेला इतना काम कैसे कर पाएगा। तबीयत खराब होने के बावजूद भी मुकेश के दादाजी दुकान पर जाकर बैठा करते थे और मुकेश की मदद किया करते थे। एक दिन मुकेश के दादाजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। दादाजी, आप आराम कीजिए, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मुकेश तुरंत डॉक्टर को लेकर आता है। आपके दादाजी का अंतिम समय चल रहा है, अब मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ये सुन मुकेश बहुत दुखी हो जाता है। अगले ही दिन मुकेश के दादाजी की मृत्यु हो जाती है। आखिरी इंसान जो मुकेश की जिंदगी में था वो भी अब नहीं रहा था। मुकेश हर रोज अपने दादाजी को याद किया करता था। दादाजी के बिना घर कितना सोना सोना हो गया है। मुझे नहीं लगता था दादाजी की कमी इस तरह खलेगी मुझे। मुकेश अब दुकान में अकेला ही बैठा करता था। दादाजी थे तो मैं हमेशा उन्हें दुकान से दूर रहने के लिए कहता था, लेकिन अब मैं बुलाना चाहूँ तो भी वो नहीं आएंगे। धीरे धीरे दुकान में बिक्री भी बहुत कम हो गई थी। मुकेश इतने रुपए भी नहीं कमा पा रहा था जिससे 2 वक्त का भोजन जुटा पाए। दादाजी के रहते हुए कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, मगर उनके जाते ही ये सब हो गया। मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। दुकान पर मिट्टी के बर्तन की बिक्री ना के बराबर होने लगी थी। स्थिति और भी ज्यादा बुरी होती चली जाती थी। लग रहा है अब मुझे ये दुकान बंद ही कर देना होगा। बिक्री तो हो नहीं रही है, हर रोज नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब लगता है ये काम छोड़कर कोई और काम ही ढूंढना होगा। मुकेश कोई और काम ढूंढने में लग जाता है और उसे काम भी मिल जाता है। मुकेश को मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत ही पसंद था, मगर ये काम वो छोड़ देता है और दूसरा काम करने लगता है। कुछ महीनों के बाद मुकेश को काम से निकाल दिया जाता है क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं थी। वो घर पर ही रहने लगा था। थोड़ा बहुत पैसे कमाकर एक वक्त का भोजन कर लिया करता था। मुकेश की जिंदगी दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वापस मिट्टी के बर्तन नहीं बेच पा रहा था क्योंकि उसे खरीदने वाला तो कोई था ही नहीं। एक दिन जब मुकेश बाजार से घूमकर आता है तो देखता है उसके चाचा जी आए हुए हैं। क्या हुआ चाचा जी, इतने वर्षों बाद दिखाई दे रहे हैं? मैं बापूजी की सभी चीजें लेने आया हूँ, उनका जो भी सामान है मुझे दे दो, तुम उनका क्या करोगे? ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? जब दादाजी की मृत्यु हुई तब तो आप आए नहीं और अब उनका सामान लेने आ रहे हैं। हाँ, जो भी सामान उनका है वो मुझे दे दो, मैं उनकी याद में रखूंगा। ये चीजें आपको उस वक्त क्यों नहीं याद आई जब दादाजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी? उस वक्त तो आप उन्हें देखने भी नहीं आए और अब आप उनका सामान लेने आए हैं। मुकेश और उसके चाचा के बीच घंटों बहस चलती है, जिसके बाद मुकेश के चाचा गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। दादाजी के पास कुछ जोड़ी कपड़े थे और कुछ तो था ही नहीं, इन्हें वो भी चाहिए। कैसी सोच है इनकी। मुकेश दादाजी को याद करने लगता है और उनके सामान को देखने लगता है। तभी उसकी नजर उसी गंदी पोटली पर पड़ती है जो उसके दादाजी हमेशा अपने पास रखते थे और दुकान पर भी लेकर जाया करते थे। इसी गंदी पोटली की तो मैं फेंकने की बात करता था, मगर पता नहीं दादाजी क्यों इस पोटली को हमेशा अपने पास रखते थे। आखिर ऐसा क्या है इसमें? मुकेश उस पोटली को उठाता है। छी, ये तो बहुत ही ज्यादा गंदी है। मुकेश पोटली को नीचे फेंक देता है। तभी वो गंदी पोटली फट जाती है और उसके अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत पोटली निकलती है। अरे, ये तो बहुत अजीब बात है। इस गंदी सी पोटली के अंदर से इतनी खूबसूरत पोटली। मुकेश उस खूबसूरत पोटली को उठाता है और खोलता है। उसको खोलने के बाद मुकेश देखता है वो पोटली चावल से भरी हुई है। अचानक चावल से आवाज आती है, मैं जादुई चावल हूँ। ये सुनकर मुकेश हैरान रह जाता है। इस जादुई चावल का क्या काम है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुकेश जादुई चावल की पोटली को रख देता है और सोने चला जाता है। जब मुकेश सो रहा था तभी सपने में उसके दादाजी आते हैं। बेटा,
हमारी दुकान कभी मत बंद होने देना। मेरी पोटली में रखे जादुई चावल मुझे एक सिद्ध बाबा ने दिया था, जिसकी मदद से हमें कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अब उस पोटली को हमेशा अपने साथ दुकान पर लेकर जाना, ग्राहक जरूर आएंगे। इतना कहकर मुकेश के दादाजी गायब हो जाते हैं। मुकेश उस जादुई चावल से भरी पोटली को वापस से गंदी पोटली में रख देता है और उसे अपने साथ दुकान लेकर जाता है। दुकान बिल्कुल पहले की तरह अच्छे से चलने लगता है और ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है। हर रोज ग्राहक आया करते थे और मुकेश की अच्छी कमाई होने लगती है। कभी किसी भी चीज को बुरा नहीं कहना चाहिए। कब कौन सी चीज काम आ जाए हम समझ भी नहीं पाते हैं। कुछ सालों बाद मुकेश शादी कर लेता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है।